हर सब्जेक्ट का एक उद्देश्य होता है, हर सब्जेक्ट का एक डेप्थ होती है। क्लियर है? आज जो हमारा सेगमेंट है वो सेगमेंट ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी क्या है हमारा, यानी हमारे भूगोल का उद्देश्य क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं भूगोल पढ़ के। क्लियर है? लिखो, भूगोल पढ़ने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। यूज ऑफ ज्योग्राफी लिखो। पहला, यूपीएससी क्या आपसे चाहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय वो क्वेश्चन तुमसे जरा नेचर देखो ध्यान से। बच्चा परेशान है, पता नहीं सर कौन कहां से क्वेश्चन बना लेते हैं, सर करंट से बना रहे हैं, बुक से पढ़ा, परेशान है कौन सी बुक पढ़ें। अब वो क्वेश्चन क्या बना रहा है, क्वेश्चन बना रहा है कि कचरा है, ठीक है, गन्ना 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 पेड़ दिया जाता है, उसके बाद उसकी बगासी बच जाती, खोई। बोले इसका डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल कर सकते हो, बिजली बनाने में, खाद बनाने में, होता है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब इस समय पराली की बड़ी समस्या चल रही है, पूरा दिल्ली परेशान है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन सब कुछ हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात, पराली किस फसल से होती है, रबी या खरीफ? रबी, रबी खरीफ की फसल है चावल, ठीक है। आप सबसे पहला बेसिक यही गलती कर बैठोगे। तो अभी क्या हो रहा है, ज्योग्राफी को वो क्या कर रहा है, और ये प्रॉब्लम जो है वो पंजाब हरियाणा में ही क्यों हो रही है, वहां ज्यादा चावल पैदा होता है। भूगोल कहता है कि सबसे ज्यादा चावल तो पश्चिम बंगाल और पानी वाली बेल्ट में पैदा होता है, वहां ज्यादा नहीं होता सर, वहां कम होता है। सर हरियाणा के किसानों कुछ एरिया है जहां पे ज्यादा होता है, करनाल है। नहीं तो समस्या है कि यही दोनों सबसे ज्यादा समस्या का कारण क्यों बन रहे हैं सर? क्योंकि वहां पे एक नई मशीन आई है, उसका नाम तो मेरे को पता नहीं, पर वो उस मशीन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो जिस वजह से मशीन जो होती है ना, जो मशीन वो यूज करते हैं, उससे चावल तो रह जाता है, पर वो इतनी फिट की जो रहेगा। वो जो मशीन है, पहले जब हमारे किसान, पहले पराली की समस्या क्यों नहीं होती थी, पहले वो हंसिया से, ठीक है, वो जाते थे और उसको क्या करते थे, काटते थे, तो बिल्कुल जड़ों से काट लेते थे, ठीक है, जड़ों से काट लेते थे। उसके बाद उसकी जुताई कर देते थे, 15 दिन खेत को छोड़ देते थे, और खेत वो क्या होता था, खाद में कन्वर्ट हो जाता था, नेचुरल एक फर्टिलाइजर बन जाता था। अभी क्या हो रहा है, एक मशीन आई है, ये केवल उसकी जो जहां पे उसका जो चावल का हिस्सा होता है, वो केवल वही उसको काटती है, पूरी वो खेत को क्या करती, छोड़ देती है। अगर आप उसकी किसान जुताई भी करे तो वो खाद में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, इंटेंसिव फार्मिंग सेक्टर है, यहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा सघन कृषि है। जो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी है, यहां पर ही सबसे पहले हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, और यहीं पर सबसे ज्यादा क्या है, नहरें हैं, सब कुछ है, और यहां पर सबसे ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग होती है, यानी सघन कृषि। इधर किसान ने आज खेत काटा, वो अगले दिन खेत के लिए क्या करेगा, तैयार कर लेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये उसका मुख्य व्यवसाय है और बहुत ज्यादा इनकम का सोर्स है। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि खेत को पड़ती छोड़े, 10-15 दिन ऐसे छोड़ दे और दोबारा करे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, उसको जला देता है। बट देयर मस्ट बी सम अल्टरनेटिव, कुछ अल्टरनेटिव होने चाहिए, ठीक है। और यहां पर ही ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इंटेंसिव फार्मिंग, ये दिल्ली के सबसे पास में है, दिल्ली एक लैंडलॉक एरिया है, लैंडलॉक एरिया होने की वजह से हवाएं जो यहां अंदर आ जाती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, जबकि मुंबई में या कहीं और तट के किनारे हवाएं क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल चलती हैं। तो आपने देखा कि जो यूपीएससी अब क्वेश्चन पूछ रहा, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये आया था तुम्हारा 2016 आईएएस मेंस में, आज ही से शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन था कि क्या कारण है कि मुंबई, कोलकाता और दिल्ली तीनों वायु प्रदूषण से परेशान है, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण कोलकाता और मुंबई के प्रदूषण की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है, स्पष्ट करें। यह क्वेश्चन था, द पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली इज मोर डेंजरस देन कोलकाता एंड मुंबई। और ये क्वेश्चन बच्चों का दिमाग उड़ गया, यार ये इसका क्या जवाब दें, ठीक है। और ये सारा का सारा एप्लीकेबल ज्योग्राफी का हिस्सा था, यानी ज्योग्राफी को जो आज की, अगर मेरे साथ मतलब अगर पूरा इसको हिट करना चाहते हो, तो पहला तो ये है कि यूज ऑफ ज्योग्राफी इन डेली लाइफ, यू हैव टू फाइंड आउट, ये बुक से निकलकर तुम्हारी डेली लाइफ में आना चाहिए। और अब तो ज्योग्राफी का डायमेंशन इतना बड़ा हो गया है कि दिल्ली में सीवर बिछाना है, पाइपलाइन बिछाना है, बिजली देनी है, प्रदूषण का स्तर है, ठीक है, ग्रीन मफलर लगाना है, इन सब के पीछे ज्योग्राफी को वो डेली जो है वो गांव और शहरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखो, यूज ऑफ ज्योग्राफी इन डेली लाइफ, पहला उद्देश्य, भूगोल का दैनिक जीवन में प्रयोग। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। यूपीएससी कहता है कि जो स्टूडेंट सोचेगा उसी को मैं नंबर दूंगा। भूगोल का दैनिक जीवन में प्रयोग। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। भूगोल का एक विस्तृत शाखा के रूप में विकास, भूगोल का एक विस्तृत शाखा के रूप में विकास।
अनुशासन भी हो सकता है। अनुशासन शब्द यहाँ ठीक नहीं है। एक अलग शाखा के रूप में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि एक अलग शाखा, एक अलग ब्रांच बन रही है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि उन्हीं परंपराओं के साथ आगे बढ़ जाना जो परंपराएं आपके मूल में है। नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंड, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वन, अंडरस्टैंड मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, लिखो, मनुष्य पर्यावरण के संबंधों को समझना। जानते हो क्या है ये? आज तो सभी तरफ से प्रदूषण, ये आज आखिर ये जो प्रदूषण हो रहा है ये मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप ही तो है। और है क्या? ठीक है, ये कितने चरणों में डेवलप हुआ? ये 4 चरणों में डेवलप हुआ। हम हमेशा से प्रकृति के दुश्मन नहीं थे। ठीक है, ये वो जब आज जो हमारा मनुष्य है वो दुश्मन है प्रकृति का, लेकिन हम पहले प्रकृति के एक घटक के रूप में थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में प्रकृति का एक घटक, हमारी हालत तो बड़ी खराब थी। हमारे पास तो ना दांत थे, ना हाथ पैर थे, ना दौड़ने भागने के लिए कुछ था। हम तो सबसे निकृष्ट श्रेणी के प्राणी थे, और अचानक से आज हम इतने ताकतवर हो गए कि प्रकृति को भी हमने क्या किया, खत्म कर। अमेजन के जंगलों में आग लगा दी, कितने पशु पक्षियों को मार दिया। अभी आप पढ़ोगे ढेर सारे जीव जंतु हैं विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गए। व्हाइट गैंडा जो था, सूडान जिसका नाम था, वो हमारा लास्ट, उसने संसार से विदा ले ली, खत्म हो गया वो। जल्दी ही बाघ भी हम निपटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आखिर हम इतने ताकतवर हो कैसे गए, और आज हमारा रिलेशनशिप है क्या? और ये जो डिजास्टर पैदा हो रहा है, अभी आपने सुना कि समुद्रों के अंदर प्लास्टिक प्रदूषण पहुंच गया है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। हवा, पानी, सब कुछ हमने दूषित करके रखा है। हमारा ये रिलेशनशिप क्या है? इस समय 40% पेपर, 40% यूपीएससी का पेपर, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सिर्फ इसी पॉइंट पर आ रहा है। इसको तो आपको अपने डेप्थ में ले जाकर गहन सोचना पड़ेगा। मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, मनुष्य पर्यावरण रिलेशनशिप। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बर्बाद कर रहे हैं, बचाने वाले भी सामने आ रहे हैं। अब बचाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? अब तुम COP26 की मीटिंग करने जा रहे हो कि नहीं? आपने COP19 पेरिस एग्रीमेंट किया, क्योटो प्रोटोकॉल किया, आईची एग्रीमेंट पे साइन किया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये भी मनुष्य पर्यावरण संबंध है। अगर कुछ लोग विनाश कर रहे हैं तो कुछ लोग बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। चिपको आंदोलन, जहां लोगों ने कहा कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे, हमारा शरीर काट दो, इस हद तक बात हुई। तो ये क्या है? ये भी मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप है। अगर आज गाड़ियां हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रही हैं, तो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात आई कि नहीं आई है कि आज हमें विद्युत वाहन चलाने पड़ेंगे ताकि फॉसिल फ्यूल्स यानी जो ईंधन ना जलाए जाएं। क्लियर है? एक वृहद धारणा बनाओ कि तुम्हारे सिलेबस का 40% हिस्सा इसके पास आज के समय में। ये सबसे प्रायोगिक हिस्सा है, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हिस्सा है, क्योंकि जिस हिस्से में एक मनुष्य जिसका एक चेहरा विनाश का है और एक चेहरा निर्माण का है, बहुत कठिन होता है उसको पहचानना। कौन सा चेहरा होगा नहीं पता। आज अमेजन के जंगलों में, कैलिफोर्निया के जंगलों में, उत्तराखंड के जंगलों में, पढ़े होगे कि नहीं पढ़ोगे? अखबार तो देखते होगे। आखिर अचानक से इतने जंगलों में आग कैसे लगी? अभी आपने देखा हॉलीवुड में भी आग लग गई, सब तमाम जो है वो मकान नष्ट हो गए। आखिर ये जंगल इतनी तेजी से सूख क्यों रहे हैं? आग लग क्यों रही है? घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? और अगर ये खत्म हो गई तो क्या इनसे केवल विनाश होता है या इनसे निर्माण की भी संभावना बनी रहती है? वी हैव टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट वन, 2 नए पॉइंट्स हमारे ज्योग्राफी में जोड़ते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक अप्रोच और एक होता है रीजनल अप्रोच। ठीक है, ज्योग्राफी के 2 हिस्से होते हैं, लिखो। भूगोल में तंत्र उपागम, सिस्टमैटिक को हम लोग तंत्र उपागम बोलते हैं। भूगोल में तंत्र उपागम और क्षेत्रीय भूगोल का अध्ययन, सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी। अब ये क्या होता है, अभी इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। 2 तरह के भूगोल हमें पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, एक को तंत्र उपागम बोलते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच, और दूसरे को रीजनल। जैसे रीजनल का मतलब क्या है? रीजनल का आईएएस ऑफिसर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग है। आज के समय में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे भारत एक रीजन है, अगर पूरा विश्व एक भूगोल है, ये इसमें कितने ढेर सारे देश हैं, तो तुम्हारा रीजन क्या है? तुम्हें क्या चीज फोकस करके? अपने रीजन पे। तुम्हारा रीजन क्या है? इंडिया, भारत। तो तुम्हें इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कल को तुम आईएएस ऑफिसर बने, डीएम बने, तो डीएम में तुम किसी जिले में बनोगे। ठीक है, जिले में अगर या कमिश्नर बने तो फिर तुम्हारे अंदर मंडल होंगे कई। तो तुम्हें अपने क्षेत्र यानी जिला, अपने राज्य, जिस राज्य में तुम हो, उस जिस कैडर में तुम चले गए हो, उसके बारे में, उसके भूगोल के बारे में विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। मान लो तुम्हें कल को झारखंड कैडर मिला। अब झारखंड कैडर में तुम्हें पता होना चाहिए कि कहां पर मेरे पास कोयला है, कहां लोहा है, कहां जनजातियां रहती हैं, कहां वन संपदा है, कहां मानव है, कहां इंडस्ट्री है, कहां पर हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। क्योंकि तुम्हें एक एज आईएएस ऑफिसर तुम्हें प्लानिंग करनी होगी, तुम्हें प्लानिंग करनी है। अब तुम्हें प्लानिंग क्या करनी है? तुम्हें यह चाहिए कि मेरे राज्य की जीडीपी भी अच्छी है, उसके लिए मुझे इंडस्ट्री चाहिए, लेकिन मेरे राज्य में तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जिनका शोषण किया जा रहा है, तो उनके हितों की रक्षा करना भी तो तुम्हारा काम है। तो एज एन आईएएस ऑफिसर तुम्हें प्लानिंग करनी होगी। अब मान लो प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टोपोग्राफी होती है। मान लो सपोज दैट तुम्हें पूरे क्षेत्र में सीवर पाइपलाइन बिछवाना है,
ठीक है। सीवर पाइपलाइन क्या होना चाहिए, ऊपर पानी का बहाव कहां से कहां तक होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। और अगर तुम्हें टोपोग्राफी और भूगोल का सही नॉलेज नहीं है तो सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बीच में सारा पानी आकर जम जाएगा। तो आईएएस ऑफिसर्स के लिए रीजनल ज्योग्राफी की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट वन, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की विभिन्न शाखाओं से परिचय। एक सिस्टमैटिक और दूसरा क्षेत्रीय। देखो, तंत्र उपागम और क्षेत्रीय भूगोल। क्षेत्रीय भूगोल आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है और इस पे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी इस पर फोकस कर रहा है क्योंकि आगे चलकर तुम जाओगे लवासना में, जब ट्रेनिंग करने जाओगे तो तुम्हें इस पर स्पेशली इस पे क्लास दी जाती है। तो आजकल ये तुम्हारी जो हम लोग प्लानिंग कहते हैं, अब जैसे दो तरह की प्लानिंग इंडिया में आ गई है, एक रूरल प्लानिंग और एक अर्बन प्लानिंग, ठीक है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आईएएस ऑफिसर्स को फॉरेन भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए कि जाइए और प्लानिंग पे और अच्छी स्टडी करके आइए। तो आज हमारे शहरों को भी नियोजन की आवश्यकता है। तुम्हें क्या लग रहा है, शहर ऐसे होते हैं कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो, पॉल्यूशन होता है, ट्रैफिक जाम है, ये शहर, इसको शहर कहते हैं। तुमने देखा होगा सारी गाड़ियां कहाँ खड़ी हैं, रोड पे खड़ी हैं। क्या ये रोड गाड़ियों को खड़ा करने के लिए होता है, गाड़ियां चलाने के लिए होता है? अब मुझे तुमने सड़कें देखी होंगी, क्या तुमने सड़कों पर किसी दिव्यांग व्यक्ति को व्हील चेयर चलाने के लिए खास जगह देखी है? तो जिस सड़क पे कार चल रही है उसी सड़क पे तुम्हारा व्हील चेयर चल रहा है, अगर जरा सा कार का बोनट टच हो जाए तो कोई अगर पैर वाला इंसान है वो तो बेचारा भाग जाएगा, लेकिन वो व्हील चेयर वाला इंसान वो तो सीधे ऊपर जाएगी। तो गलत है ना। किसी भी प्लानिंग में एक शब्द आता है, उसको हम लोग बोलते हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव क्या होता है, जब इंक्लूसिव का मतलब जब आप एक आईएएस ऑफिसर की तरह प्लानिंग बनाओगे तो सिर्फ ये नहीं है कि हम सक्षम लोगों के लिए प्लानिंग बनाएं। हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, जो व्यक्ति दिव्यांग है उसके लिए भी, जो देख नहीं सकता उसके लिए भी, जो महिला और पुरुष तीसरे से ट्रांसजेंडर उसके लिए भी। आप सभी का जब हितों का ध्यान रखते हुए जब आप प्लानिंग करोगे तभी उसको हम लोग कौन सी प्लानिंग कहते हैं, इंक्लूसिव प्लानिंग। तुम यहां तक आए पढ़ने के लिए, आए इस क्लास में। अब अंदाजा लगाओ कि अगर कोई मेरा स्टूडेंट ऐसा होता जिसके दोनों पैर नहीं होते, इस क्लास में आप आता? पढ़ने का बड़ा इच्छुक, मैं पढ़ाने का बड़ा इच्छुक, हम दोनों जो हैं इच्छुक हैं एक दूसरे के। लेकिन ये बताओ कि इस बिल्डिंग में लिफ्ट है? क्या वो स्टूडेंट यहां पहुंच पाता? आप मुझे बताइए, पहुंच पाता? तो क्या उसकी पढ़ने की इच्छा पूरी हो पाती? तो क्या जब ये बिल्डिंग प्लान की गई थी तो क्या इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को रखा? नहीं रखा ना। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एक व्यक्ति जो मेधावी हो सकता था, जो ऑफिसर हो सकता था, वो वंचना, वो क्या हो गया, अपने सिस्टम से दूर हो गया। दिस इज नोन एज इंक्लूसिव प्लानिंग। क्लियर है? तो जब आपके सामने जो चैलेंज आएगा, एक ऐसा, मेट्रो आप लोगों ने देखा है, मेट्रो में गए हो? दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में एक पट्टी चलती रहती है, तो दिखाती है अगला स्टेशन कौन सा, आवाज भी आती रहती है। जो देख नहीं सकता वो आवाज सुन सकता है कि भाई मेरा स्टेशन आ गया। तुमने देखा होगा उसमें एक पीली पट्टी लगी होती है, टाइल्स लगी होती है, नोटिस किया है? हर मेट्रो में तुम देखोगे कॉमन पीली पट्टी बनी होती है, टाइल्स, और टाइल्स पे ऐसे 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 बना होता है। जानते हो किस लिए होता है? किस लिए होता है वो? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो खास तुम देखोगे, तुम पूरे मेट्रो स्टेशन पे, कितने दिन से तुम लोग मेट्रो स्टेशन आए, कितने लोग, सभी लोग मेट्रो पे? अब तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, क्वेश्चन नहीं पूछा, तुमने देखा कि मेट्रो स्टेशन की डिजाइन बदल जाती है, लेकिन उस वो जो टाइल्स हैं जो ऐसे बनी होती खांचे और पीले रंग का निशान होता है, उनके कभी भी तुम देखो उसका डिजाइन नहीं चेंज हुआ। किसी मेट्रो पे चले जाओ, कश्मीरी गेट चले जाओ, राजीव चौक चले जाओ, वॉयलेट लाइन चले जाओ, येलो पे चले जाओ, ब्लू पे चले जाओ, सबके स्टेशन पे तुम लाइन देखोगे। और तुमने क्यों नहीं क्वेश्चन पूछा? ये वाई? क्वेश्चन पूछना है तो यूपीएससी है। वो बेसिकली जो लाइन है वो ऐसे लोगों के लिए, उसमें क्या होता है, खांचे बने होते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए, तुम तो देख सकते हो तो तुम तो भाग के सीढ़ियां चढ़ जाओगे, लेकिन जो व्यक्ति देख नहीं सकता, अपनी छड़ी के सहारे चल रहा है, वो क्या करेगा, उन्हीं निशानों के सहारे वो आगे बढ़ेगा। ये उनके लिए लगाई गई है। दिल्ली मेट्रो इज द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जो दिल्ली मेट्रो है वो भारत में समावेशी विकास की सबसे बेहतरीन अवसंरचना है, जिसमें हर तरह के, चाहे वो आंखों से देख नहीं सकता, अगर वो दिव्यांग है तो रैंप बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि वो व्हील चेयर से अंदर जा सके। जो प्लेटफॉर्म है, तुम रेलवे में देखोगे, रेलवे में सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, चढ़ना पड़ता है ऊपर डब्बे में जाने के लिए, लेकिन इसका क्या होता है, दोनों के दोनों बराबर है ना। अगर तुम व्हील चेयर से सीधे अपने डब्बे में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, तो इसने सभी के लिए ध्यान रखा। और आप लोग आने वाले समय में भी याद रखिएगा, आप लोग बहुत खास लोग होंगे, और आप लोगों को जो प्लानिंग करनी होगी, वो जो प्लानिंग होगी वो सभी को अपने ध्यान में रख के बनानी पड़ेगी। क्लियर है?
ये जो सभी को ध्यान में रखना, यही इंडिया की सबसे बड़ी जरूरत है। और उन्हें ऐसे ऑफिसर चाहिए जिनके पास जब वो प्लान करे, जिनके पास जब सोच हो, तो वो सोच सभी के लिए हो। क्योंकि अगर तुम सभी का विकास नहीं कर पाओगे तो कोई ना कोई छूट जाएगा, और जो छूट जाएगा वो या तो तुम्हारे खिलाफ दुश्मनी पैदा करेगा, और या तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो राष्ट्र लोगों से बनता है, नेशन इज मेड बाय द पीपल। और जब सारे के सारे लोग नहीं अगर आगे बढ़ पाएंगे तो राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हो सकता है कि वो जो दिव्यांग व्यक्ति हो, बहुत मेधावी हो, पढ़ना चाहता हो, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसको क्या करेगा, पढ़ने नहीं देगा। मैं क्यों तुमसे ये बात कह रहा हूं? हमारे पॉलिसी मेकिंग में बहुत गलतियां हैं। रिपोर्ट अभी आती है, सरकार ने बड़ी कोशिश की और बच्चियों का एडमिशन स्कूल में कराया, प्राथमिक स्कूल में। हमारे यहां बच्चियां कम पढ़ती हैं, बड़ी मुश्किल से सरकार ने, डीएम ने बड़ा प्रयास किया, सभी लोगों ने प्रयास किया, बीडीओ ने प्रयास किया, जाके बच्चियों का जो है नामांकन हुआ। लेकिन 1 साल के अंदर बच्चियों ने स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया। सरकार के माथे पे बल पड़ गया कि यार हमने फ्री एजुकेशन, फ्री खाना, सब कुछ दे दिया, सर्व शिक्षा अभियान शुरू कर दिया, बच्चियां स्कूल क्यों छोड़ रही हैं? कमेटी बैठी, इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या पता चला? पता यह चला कि स्कूल में टॉयलेट ही नहीं है, स्कूल में टॉयलेट ही नहीं है। अब वो गर्ल्स के लिए बड़ी हरासमेंट स्थिति है, और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, स्कूल जाना बंद कर दिया। कितनी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, सरकार का करोड़ों अरबों रुपया लगा इस प्रोग्राम को लॉन्च करने में, और जस्ट एक कमी की वजह से क्या हुआ, सारा मामला खराब हो गया। तो देखा आप लोगों ने कि अगर एक प्लानिंग सही से की जाए तो कितना परिवर्तन। अभी क्या हो रहा है, जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, जैसे ये लवासना में जितने ऑफिसर्स हैं, इनको इन सब चीजों से परिचित कराया जा रहा है। इनके यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स बने हुए हैं, इनको रीजनल प्लानिंग का जो है वो अलग से इनकी क्लास चलती है। क्योंकि अगर आप इन चीजों के लिए संवेदनशील नहीं होगे डे वन से, तो आज भूगोल नहीं समझ पाओगे। और क्या कर रहा है यूपीएससी, क्वेश्चन भी ऐसे डाल रहा है जिसमें समावेशी विकास, धारणी विकास, आप लोगों ने कितनी बार ये क्वेश्चन देखे होंगे। ये नई चैलेंज डाल रहा है कि क्या तुम आने वाले भारत के लिए सही से प्लान कर पाओगे। अचानक से जाने के बाद थोड़े ना आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। यही कारण है कि कुछ लोग सिंपल सा पढ़ते हैं, आईएएस टॉप कर जाते हैं, कुछ लोग देख किताब पे पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, फलाना भूगोल, और उसके बाद भी प्री नहीं निकलता। यही सबसे बड़ा अंतर है। क्योंकि जो पढ़ रहे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, ये जिनसे मैं मिलकर आया, वो सिंपली जानते हैं कि मुझे क्या आउटपुट देना है। और यहां क्या होता है, चलिए भाई आज हमारी पहली क्लास है, लिखिए पृथ्वी का विन्यास, यहीं से क्लास शुरू होती है। पृथ्वी और उसके अंदर की संरचना, पहला चैप्टर यही होता है। स्टूडेंट भी चलता था पृथ्वी और उसके अंदर की संरचना, लेकिन रुक के पूछता ही नहीं कि मेरा पर्पस क्या भूगोल पढ़ने का। यही तो हम कॉन्सेप्ट में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो आज से आपके लिए रीजनल ज्योग्राफी आपके कोर में है। मैंने क्या चीजें बताई, एक पहली बात याद रखना, दोबारा मैं बता रहा हूं, भूगोल को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। क्यों? डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे सीनियर ऑफिसर होता है, ये बात याद रखिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन का सबसे सीरियस ऑफिसर होता है। मान लीजिए आप उड़ीसा कैडर में हैं, आप आंध्र प्रदेश कैडर में हैं, हमेशा चक्रवात आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए चक्रवात होता क्या है, चक्रवात की इंटेंसिटी क्या है, आपको रीड सिखाया जाएगा वहां पे। और आप कितनी त्वरित तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप वहां से लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नहीं निकालोगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे। आपकी जरा सी लापरवाही कई लोगों की जान जा सकती है वहां पे। आप तमिलनाडु कैडर में हो, समुद्रों में तूफान उठ रहा है, आपको पता है कि पानी ऊपर की तरफ उठ रहा है, आपको आपदा प्रबंधन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अब मान लो मछुआरा चला गया अंदर, या ढेर सारे मछुआरे चले गए, कोई जिंदा लौटेगा? तो आप क्या कर रहे हो, उनको समावेशित कर रहे हो, उनको खत्म कर रहे हो। आपकी जो नॉलेज है बहुत एप्लीकेबल, आपकी जरा सी गलती कई लोगों की जान ले सकती है। आप उत्तर प्रदेश में हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदी ऊपर जा रही है, डैम जो है वो मिट्टी का बना है, धीरे धीरे मिट्टी लिस हो रही है, आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको पता होगा, सिखाया जाएगा कि कितनी देर में ये डैम टूट सकता है। तो आपको तत्कालिक, अब ऐसा तो नहीं कि रातों रात डैम बना दोगे, शक्तिमान हो सारा सीमेंट लाके डाल दोगे, आपको त्वरित कार्यवाही करनी पड़ेगी। और ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो डैम को टूटने में देरी करना, कि भाई अगले 12 घंटे में टूट रहा है तो हम किसी तरह कुछ जुगाड़ ऐसा लगाएं 24 घंटे हमें समय मिल जाए, 12 घंटे और मिल जाए। और इधर अपनी टीम लगाकर लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही, जाने कितने लोग सेकंड्स में खत्म, एक बार वो डैम टूटा सब खत्म। इसीलिए आपदा प्रबंधन यानी कि यूपीएससी जो है वो आपकी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपको ये काम आज से करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को समझना, यानी मनुष्य और पर्यावरण का रिश्ता कहां अच्छा और कहां बुरा है। आज हमारी नदियां मर रही, ये गंगा को हम लोग मां बोलते थे ना, ठीक है, कहते थे जीवनदायिनी, भागीरथ के पुरखों को इन्होंने तरा दिया, यही था ना, सगर के पुरखों को तरा दिया भागीरथ जब इसको लेकर आए। लेकिन आज गंगा की हालत, मतलब गंगा तड़प रही कि भैया हमें जी लेने दो, ये हालत हो गई है।
यमुना को दिल्ली में के 25 किलोमीटर एरिया में लिविंग डेजर्ट कहते हैं। यमुना में इतनी गंदी हो चुकी है यमुना दिल्ली के 25 किलोमीटर एरिया में कि अगर उसमें एक जिंदा मछली डाल दो तुरंत मर जाएगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इतनी हाई है कि उसमें एक सिंगल जीवित तंतु नहीं जीवित रह सकता। यह हालत है, इतना गंदा पानी हो चुका उसका। तो आखिर हमारा रिलेशनशिप हमें पर्यावरण को नष्ट कैसे कर रहा है और इसके आउटपुट क्या आएंगे, हम कहां पहुंच जाएंगे। और नेक्स्ट वन इज, और वो है सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी को समझना कि तंत्र रूपागम क्या है, और दूसरा क्षेत्रीय भूगोल तो खैर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।